हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र बचाव जन संघर्ष समिति हरियाणा के प्रधान होने के नाते मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं पहले भी ट्रेड यूनियनों से जुड़ा रहा हूँ, जूनियर सर्विस भी, और जितना मैं सर्विस पे निपुण था उतना ही मैं यूनियन में भी काम करता रहा हूँ। मैं स्टेट लेवल पे जनरल सेक्रेटरी रहा 12 साल बिजली कर्मचारी मंच का, और संयुक्त कर्मचारी मंच हरियाणा का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। और अब ये जो सिस्टम हमारा 1988 में इस दूरदर्शन के लिए शुरुआत हुई थी, एक करनाल की सोसाइटी ने ये कहा था राजीव गांधी के लास्ट दिनों में कि भाई हमें हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र चाहिए, क्योंकि हरियाणा का कल्चर डिफरेंट जो स्टेट हमारे सिस्टर है, पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, और जो है उससे थोड़ा भिन्न है। हरियाणा का कल्चर यूपी का भी हमारे साथ है, लेकिन फिर भी भिन्नता है, बोली में भी भिन्नता है, रस्म रिवाज में भी भिन्नता है, रीति रिवाजों में भी है, त्योहारों में भी है भिन्नता। तो उसके लिए वो प्रोसेस होते होते वो 1 नवंबर 2002 को इसका उद्घाटन हुआ। उस समय यहाँ मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे और सुषमा स्वराज जी इसकी वो आईबी मंत्री थी केंद्र के अंदर। बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, बीजेपी नेलो की सरकार आ चुकी थी। उद्घाटन उनके समय में हुआ, लेकिन काम सारा पिछली सरकारों के समय हो चुका था, बिल्डिंग का, आउटन का बनने का, टावर लगाने का। और ये तो बड़ा प्यार से जो बना है, हमने सारे काफ़ी स्टेट के देखे घूम के, किसी भी केंद्र के पास इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है हरियाणा में जो है। चंडीगढ़ में आप जाके देखो तो एक छोटा सिस्टम है, तो चंडीगढ़ वाला 1 घंटे का होता था, ये 4 घंटे का होता था। उसका मेन इसका फंक्शन ये था कि हरियाणा किसानों की भूमि है, पशुपालकों की भूमि है। उस समय देश के अंदर अन्न का क्राइसिस बहुत लंबे समय से चलता रहा। 65 के बार में हमने देखा कि अमेरिका ने एकदम बंद कर दिया 480 के तहत हमारे को गेहूँ देना, जो मैक्सिको वगैरह से वहाँ अमेरिका 480 पील 480 से लेते थे। तो उसके लिए उस समय के जो वार में पाकिस्तान को कुछ कंप्रोमाइज़ कराना चाहते थे अमेरिका की सरकार, लेकिन अपनी सरकार ने नहीं माना। फिर इंदिरा गांधी ने कहा भाई आप हम, तो उन्होंने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप करना शुरू किया। पहले ये लुधियाना की एक ब्रांच होती थी हिसार में, 1970 में इसको पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया एग्रीकल्चर को। और यहाँ पे जो रिसर्च हुई बाजरे की, गेहूँ की और तरह तरह के उत्पादों की, उससे देश के अंदर अन्न, यानी जिसको हम वो ग्रीन क्रांति बोलते हैं, इतना पैदा हुआ कि हरियाणा के अंदर और पंजाब में पलंटी के अंदर ये अनाज पैदा हो गया जो निर्यात करने की अवस्था में आ गई। और उन्हीं दिनों एक श्वेत क्रांति भी चली हुई थी दूध के लिए, तो धरने को लेकर, हाँ धरने को लेकर के, तो उसके अंदर भी इसका योगदान रहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसका योगदान क्या रहा। तो ये बातें जो दूरदर्शन एक हेल्पिंग वर्क बन गया था यूनिवर्सिटीज़ का, कि जो पशुओं को, बीमारियों को, नए बीजों को, नए उपचारों को समय समय पर चेंज होता रहता था मौसम, तो वो चेंज के बारे में इतनी जल्दी आप यूनिवर्सिटी वाले डॉक्टर नहीं पहुंच सकते खेतों में। दूरदर्शन के माध्यम से वो बताया जाता था कि भाई अब ये फसल है, अब ये बीमारी आ गई, अब ये लेट बारिश हुई या जो भी हुआ, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। अब उस धरने में हमें करते करते हमने मुख्य गुप्ता जी से, यहाँ जो MLA थे उसको ज्ञापन दिया, फिर मुख्यमंत्री खट्टर जी को दिया, और कोई हमने ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जिसको हमने ना दिया हो ज्ञापन। प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा, और वहाँ के MP जो थे उसमें विजेंद्र सिंह जी, उनके माध्यम से हमने उनको भेजा। उन्होंने एक बार कोई खास कोशिश नहीं की, लेकिन वो कहा भी मैं IB से मिला हूँ और एक चिट्ठी लिखी है, शायद कुछ हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद धरना चलते चलते, जो बेचारे, आपको पता है कि कोई भी चीज़ हो घर में, अगर बाप भी किसी बेटे ने यूँ कह देगा कि बेटा भाई वो पढ़ाई के लिए आपका खर्चा मांग रहे और वो मना करते देने के लिए, तो कुछ समय के बाद फ्रस्ट्रेट होकर वो बेटा यूँ कह देगा बाबू मैं पढ़ता है को नहीं। और ये आप समझ सकते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि लंबे समय तक आप जैसे कहते ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं आते। ये एक मेन कारण होता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वो फिर बेचारे सोच के लगे कि सरकार की नीयत इसको ठीक करने की है ही नहीं। लेकिन हमने इस धरने को ये सोच के चलाया कि जब 1857 का आज़ादी का गदर फेल हो गया था, और देश ये सोच लेता, सारा देश अगर एकदम होता तो अंग्रेज़ यहाँ आते ही नहीं, और 1857 के बाद भी नहीं रहते वो। लेकिन कुछ लोगों ने ये सोचा, जो बेचारे भगत सिंह और अशफाक उल्लाह और ये जितने लोग फांसी चढ़े, कि भाई ये आज़ादी तो लेके रहनी है। तो 1947 में 90 साल बाद मिली, हमें तो अभी 4 साल चल रहा है, तो उसके अंदर उतारा चढ़ाव आते हैं। कोई भी आप इंडेफिनिट स्ट्राइक हो, डाउन जाएगी, धीरे धीरे होगी।
एक दिन की स्ट्राइक और लोग आ जाते हैं, पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं, कुछ घंटे की और ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो धरने के पीछे ये तो फिनोमिना होता है जी, और इसको कोई रोक नहीं सकता, ह्यूमन बिहेवियर है, और फिर हम जैसा करेक्टर जानते हैं। तो वहाँ हमने धरने की प्लेज लेते लेते बेचारे वो यंग थे, वो औरतें यहाँ मैक्सिमम 700-800 थे जी कलाकार, जिसमें महिलाओं की संख्या 500-600 के करीब थी। और गायक थे यहाँ, कोई सांग वाला था, कोई रागनी गायक था, कोई कुछ अपना देसी लोकगीत गाते थे, महिलाएं बच्चों वाली, फेरों की, ब्याह की, शादी की, जन्म मरण के सारे गीत वगैरह वो यहाँ गाया करती थी। वो बेचारी धीरे धीरे हतोत्साहित होकर के, और भी कुछ सरकार ने भी ऐसा डंडा चलाया, जैसे आपको पता है कि उन्होंने प्रेस माध्यमों को भी एक किस्म से संकुचित कर दिया कॉरपोरेट के माध्यम से। पत्रकारों में कोई कमी नहीं है, हिंदुस्तान के पत्रकार तो वो पत्रकार हैं जिन पत्रकारों ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की कि अमेरिका के पेटेंट टैंक, जिसके बारे में अमेरिका को बड़ा घमंड था, 1965 में चूर चूर कर दिए थे, और अमेरिका को पता भी नहीं लगा कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी। हमने उस समय ज्ञापन में पहले यही लिखा, उस लेटर में जो है उसमें शिमला का नाम भी है, उसमें गोरखपुर का नाम भी है, और पूर्वी राज्यों के नाम भी थे। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जो हमारे 6 सिस्टर बोलते हैं, 7 सिस्टर, उनके अंदर गोरखपुर के अंदर जो ही पता लगा लेटर का, वहाँ के एमपी थे, वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, एमपी तो कहता मैं धरना बैठ गया, वो 1 घंटा भी नहीं बैठा, उसी टाइम आ गया, आपका वो कर दिया, ऑर्डर वापस कर दिया। शिमला वाला भी नहीं बंद होया, कोई नॉर्थ ईस्ट वाले भी नहीं हुए, कोई बंद नहीं हुआ, यही बंद हो गया। मुझे ये लगता है, हमें ये सोचने लगे कि भाई ये जो एक प्राइम लोकेशन है, हरियाणा एक फील्ड है, हरियाणा ऐसा फील्ड है जहाँ किसान, आर्मी पर्सोनल, बीएसएफ के पर्सोनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सोनल जो हरियाणा को फीड करते हैं, जो हमारे राजस्थान को भी अपना भाई मानते हैं, पंजाब को भी सिमिलर एक जनरेशन है, ये थोड़ी बहुत उन्नीस, लेकिन ये एक सेम जनरेशन है, दिल्ली तक आगे, यूपी भी आगे कुछ हिस्सा इसका। उस जनरेशन में मुझे ये लगता है कि सरकार के दिमाग में ये बात आई कि वे इस सूचना केंद्र को, अगर मान लिया सरकार की नीयत ठीक होती तो इसको इसको बंद करने का मतलब ही नहीं था। हो सकता है उन्होंने सोचा हो, जैसे हम लग रहे कि हम फांसीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, कि फासिज्म अगर आ गया और इशार का दूरदर्शन कायम रहा, तो ये तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी जो एरिया है, एक पार्टिकुलर एरिया जो किसान बेल्ट डोमिनेटेड है, उस के अंदर वही दिल्ली के नज़दीक है, और उन्हीं से दिल्ली वालों को डर लगता है। किसान आंदोलन में उन्होंने घेराव किया दिल्ली का। तो मुझे लगता है कि सूचना के केंद्र को सरकार ने किसी प्लान के तहत बंद किया है, चाहे किसी कॉरपोरेट को खुश करने के लिए दिया है, चाहे कोई कुछ और। इसके अंदर कोई ये नहीं कहा कि भाई इसमें फलानी वजह से इसको बंद किया जा रहा है, कोई रीज़न नहीं है। और हमने प्रधानमंत्री जी को अभी लेटेस्ट डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया है, हमने आपके पास यूजली भेजे होंगे, तो डीसी साहब ने भेजा है, हमने आईबी मंत्री के नाम भी भेजा है वो, और उससे पहले प्रधानमंत्री जी को हम ईमेल से और ज्ञापन डीसी के थ्रू भी, और हमने कई सबको भेज चुके हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम ये मानते हैं कि ये ना हम इसको नेगेटिव गिनते, ना हम इसको पॉजिटिव गिनते, क्योंकि अगर कोई चुप ही रहता है तो इसका मतलब वो ये भी नहीं कहता भाई आपका गलत है डिमांड, और ये भी नहीं कहता आपकी ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि वो प्रधानमंत्री और सबको ये पता है कि मान तो ठीक है, हमने काम तो गलत कर दिया, लेकिन वो धरने से पीछा छूटे को नहीं। तो हमारी तो देसी हरियाणा की मिसाल है, बोले भाई कांबड़ को मैं तो छोड़ दूँ, कांबड़ मैंने नहीं छोड़ता, देसी मिसाल सुनी बड़ी ज़्यादा नहीं। तो अब धरना ये तब तक जारी रहेगा मेरे हिसाब से कि जब तक के यहाँ पे कुछ, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन उदाहरण दिया है, वो 90 साल था, ये 5 साल और चल जाएगा या कितने साल चल जाएगा, हमें लिमिट तो सरकार को ही मालूम है ये कब तक चलाना है, लेकिन हम इसको खुलवाने तक चलाएंगे, हमारी ये लिमिट है दिखाने की। चाहे इसको बहाल कर दें, कुछ भी कर दें, तब तक ये चलेगा और ये जारी रहेगा, जिसके अंदर मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं। आज जैसे कम ज़्यादा की बात, आज एग्ज़ाम शुरू हो गए +2 के, और मैट्रिक के एग्ज़ाम भी कल से शुरू हो रहे हैं, और ब्याह शादियाँ भी हैं, और फसल का, और कई तरह के सबकी ड्यूटियाँ। तो अभी लोगों में थोड़ा ये है कि लोग इधर उधर बिजी भी होते हैं कि इधर रोज़ का काम है भाई, मैंने तो आके बैठना ही, तो वो ये सोच देते हैं इसको कोई बात नहीं, आदमी तो कल चले जाएंगे। और यहाँ में 50-60 आदमी तो अक्सर अगर हम कोई प्रोग्राम रखें तो 60 आदमी तो इकट्ठे हो ही जाते हैं जी। हाँ, मेरा नाम है जी सुजान सिंह, आर्मी से रिटायरमेंट, इस तरफ देख। हाँ, आर्मी से रिटायरमेंट है, सन 71 का युद्ध लड़े हुए हैं। हमारा जो ये विकास केंद्र था, इसको यहाँ से उठा करके चंडीगढ़ लगाया गया। इस सरकार ने यहाँ के लिए धोखा किया है हमारे साथ में, बीजेपी सरकार ने। वहाँ और लगा देते, सरकार के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती, खजाने खाली नहीं होते सरकार के। यहाँ कितना रोजगार मिला हुआ था कर्मचारियों को, वो कहाँ गए? हम ये बोलते तो ये ऐसे हैं,
हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, करना ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये विकास केंद्र तो चलता रहा शाम को, सुबह शाम सुनते थे हमारे वर्गे बुजुर्ग आदमी, रेडियो में है कि या टीवी में है, सारी बात सुन करके किसान के बेटे हैं भाई, फसल में कैसे पानी देना है, किस टाइम पर क्या करना है, वो सब कुछ लेगी सरकार। का नाम? हाँ, मेरा नाम बलवीर सिंह लाठर, रिटायर्ड हेड मास्टर हूँ जी मैं, और वैसे भी हम संगठनों से जुड़े हुए आदमी हैं। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था हरियाणा के एकमात्र, जहाँ देहात के लोग गाने के बजाने के शहरों की फिल्मों की कितने ही अच्छे प्रोग्राम हो, जब तक देहात के लोग ये अपने हिसाब से इस तरह के प्रोग्राम नहीं देख लें उन्हें संतुष्टि नहीं होती। इसलिए सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था जिसको उजाड़ दिया गया है। और इसका हम खेती से बाड़ी से जुड़े हुए हैं। खेती से सारी इतने यूनिवर्सिटी से सारे प्रोफेसर आते थे यहाँ, और जितनी भी लोगों की बीमारियों के बारे में बताते थे, डेयरी के बारे में, पशु के बारे में, ये आहार जो इससे आपका दूध बढ़ेगा, सारी गतिविधियों का केंद्र था बहुत। तो हमें ये 1148वां दिन है आज। तो हमारे प्रधान जी लगातार सक्रिय रहते हैं, सभी पर MP MLA जो भी हों उनसे बुलाना, उनसे बात रखना। और पुराने रास्ते के चौटाला साहब भी आए, और इसी तरह से VIP भी आते रहते हैं इस लंबे दौर में, क्योंकि 1148 दिन काफ़ी लंबा हो जाता है सारे, जितना लंबा थोड़ा धरना हिंदुस्तान में यही कहीं चला हो। लेकिन इसी आस में है कि देर सवेर प्रशासन की नींद उड़ेगी और ये हमें आप सफलता मिलेगी। होमगार्ड से रिटायर हूँ जी, प्लाटून कमांडर। और ये धरना जो है हमारा हरियाणा की संस्कृति के लिए को बचाने के लिए लगाया जा रहा है। और तरह तरह के यहाँ वैज्ञानिक आते थे बीजों के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में, इस केंद्र का बहुत योगदान है। ये बहुत लंबे टाइम से धरना चल रहा है, क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है जी कि सरकार की नींद खुलेगी, बार बार विज्ञापन देते हैं, इनके साथ धरना दे रहे हैं। तो अभी संख्या काफ़ी कम रहती है धरने पे लोगों की, तो क्या आप लोगों को कैसे बुलाना चाहेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं, जो समय समय पर आते रहते हैं, चले जाते हैं। इतना लंबा धरना होने के बाद में कुछ तो दिक्कतें आती हैं जी, सब घर पर आते हैं, सारे टाइम नहीं दे सकते इसको जी। अपना नाम बताइए। बलवीर सिंह दलाल, एक्शन इरीगेशन से रिटायर हूँ। तो धरना काफ़ी जो है दिनों से चल रहे हैं, और इसको एकमात्र हरियाणा में एकमात्र ही दूरदर्शन केंद्र था जो हरियाणा की कल्चर के बारे में, संस्कृति के प्रोग्राम आया करते थे। और एग्रीकल्चर में और इरीगेशन से भी जो है कनेक्टेड है। कई बार जो है ना, क्योंकि पानी पीने के लिए नहरों से आता था, उसके बारे में भी कई बार भी बताते थे। तो इसका काफ़ी महत्व था। और ये जो है हरियाणा के लोगों के ये दुर्भाग्य ये है कि इसको यहाँ से जो है और जगह शिफ्ट किया गया है। तो हम तो चाहते हैं भाई इसको जो है ना यहीं दोबारा से लाया जाए। तो इसमें आपने क्या क्या प्रयास किया है? किसी को चिट्ठी लिखी है, किसी अधिकारी से मिले? ये तो काफ़ी प्रयास यहाँ धरना है, काफ़ी पत्रकार आते रहते हैं, उनको भी जो है किया है। और एक MP को जो है बताया गया है, और एक मुख्यमंत्री है, यहाँ चौटाला साहब भी आए थे, और एक्स MP भी, एक्स मुख्यमंत्री और वर्तमान भी, सभी को जो है ज्ञापन रोजाना चाहते हैं यहाँ से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।